हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत चुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमें YouTube वीडियो आज बहुत दिनों बाद अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कई स्टूडेंट्स के बिल्कुल समझ में नहीं आती है, उनको केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक नॉलेज नहीं होने से कई स्टूडेंट्स आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अगर उनको पूछा जाए ये मोल क्या चीज़ है, मोल क्या चीज़ है, वो नहीं बता पाते। एक मोल क्या होता है, एक मोल में एटम्स के नंबर कितने होते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एक मोल में आयन कितने होते हैं, ये नहीं बता पाते। मोलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक कंसेप्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो आज हम उसी बेसिक कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन साथ ही साथ क्लास 12 नीट IIT की तैयारी करने वालों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लेके चलते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की सबसे पहले हम बात करें, ये वर्ड आया कहाँ से, एराइज कहाँ से हुआ। तो इसका हम लेंगे कि केमिस्ट्री उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी हम चेंजेस देखते हैं, जैसे दूध से दही बना, पानी कैसे बना, कुछ भी जो चेंजेस हम देखते हैं उनका हमारे माइंड में क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। उन क्वेश्चंस के डेवलप होने से हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करते करते हम कुछ टेक्निक्स जमा हो जाती है या कुछ टेक्निक्स विकसित कर लेते हैं। उन टेक्निक्स को ही नाम दिया गया है केमिस्ट्री। उन टेक्निक्स को ही नाम दिया गया है केमिस्ट्री। मतलब जैसे कुछ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, तो ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया, वो कैसे बना, उनका हमने एनालिसिस किया और हमने उसको केमिस्ट्री में रख दिया। तो केमिस्ट्री एक 9th और 10th में भी एक पार्ट है केमिस्ट्री का, उसमें 3 से 4 लेसन्स हमने केमिस्ट्री के स्टडी करे हैं। आई होप आपको याद आ गया होगा। आप 10th से 11th में आए हैं, तो या 12th वाले स्टूडेंट भी 10th पढ़ के आए हैं, तो उन्होंने 4th से 5 लेसन स्टडी करके आए हैं 10th और 9th में। तो आज हम उसी के ऊपर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आए हैं। तो मैं सबसे पहले केमिस्ट्री को डिफाइन करना चाहूँ तो केमिस्ट्री को इस तरह से डिफाइन करूँगा कि केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एनर्जी चेंज का स्टडी की जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री की, मैं इसको बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करते रहना। मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री फिजिकल साइंस की ब्रांच है। इसमें हम बात करेंगे मैटर की, सेकंड बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की, थर्ड हम बात करेंगे केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, फोर्थ हम बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन, 5 चेंजेस इन केमिकल एंड फिजिकली, 5th एनर्जी चेंज। ये हम केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। तो केमिस्ट्री की डिफाइन किया मैंने कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, chemical and physical change,
एंड एनर्जी चेंज ऑफ द सब्सटेंस। तो ये है हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमें पता चल गई। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री को मेनली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो केमिस्ट्री के डिवाइडेशन पार्ट देखें हम तो मेनली इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब 4 पार्ट्स हैं इसके। 4 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड पार्ट में आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड पार्ट आएगा फिजिकल केमिस्ट्री एंड फोर्थ पार्ट आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 4 पार्ट मेनली डिवाइड किए गए हैं केमिस्ट्री में। फर्स्ट पार्ट की बात करें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कहते किसे हैं, तो मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स का स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेनली हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की, मेनली बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को काम में लिया जाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस डेवलप हो रहे हैं। कार्बोनेट CO3-2, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और इनमें भी कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं। क्या ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किए जाएंगे? तो ये वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किए जाते। मैं बता रहा हूँ कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन्स मेनली, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का पार्ट भी क्या है, इंक्लूड, ये वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंक्लूड किए जाएंगे। सेकंड है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब है अकार्बनिक रसायन, मतलब हाइड्रोकार्बन्स को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी की जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। थर्ड है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ लॉज या केमिकल लॉज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, टेम्परेचर हुआ, वॉल्यूम हुआ, मास, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब क्या है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में। फोर्थ है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं केमिकल्स का। किस तरह से एनालिसिस, या तो क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली, मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये पार्ट थे हमारे 4 मेन पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और भी कई पार्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, जियोकेमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, और भी कई केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं। मेनली हम 4 पार्ट से इंक्लूड करते हैं। अब आगे मैं बात करूं केमिस्ट्री एराइज कहाँ से हुई, उत्पन्न कहाँ से हुई। तो केमिस्ट्री की मैं एराइज की बात करूं तो ये बहुत सालों पहले या ईसा पूर्व में ही क्या हो गई थी, विकसित हो गई थी केमिस्ट्री। जब हमारे वैज्ञानिक चरक, सुश्रुत, इन्होंने क्या किया था, मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया केमिस्ट्री के ज्ञान के अनुसार। तो अभी की बात करूं मैं, मॉडर्न केमिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न केमिस्ट्री के पितामह कहा जाता है लेवोशियर को। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोशियर। जो अभी हमारे मॉडर्न केमिस्ट्री चल रही है उसके पिता हैं लेवोशियर। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोशियर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका
जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है, तो लेवोशियर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे हम, आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल के वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अब हम लेंगे मास एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी। मैटर एंड एनर्जी, ये मैटर क्या चीज़ है? सबसे पहले हम देखेंगे ये मैटर और एनर्जी क्या चीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैटर और एनर्जी की हम बात करें तो ये 2 फंडामेंटल यूनिट्स हैं केमिस्ट्री की, जिससे सारा ब्रह्मांड बना हुआ है। होल ऑफ द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ। तो मैटर और एनर्जी से होल ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। ये हम बोलते हैं मैटर और एनर्जी के बारे में। ये दोनों फंडामेंटल एंटिटीज हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे मैटर की, उसके बाद हम करेंगे एनर्जी की। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैटर। ये मैटर क्या चीज़ है? तो मैटर है, मैटर की बात करूं मैं, मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ ना कुछ मास है और वो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ स्पेस रखता हो, स्पेस यानी वो कुछ ना कुछ जगह घेरता हो, तो वो है मैटर। अगर ये मेरे पास मार्कर मैटर है तो मैं कहूँगा हाँ, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ मास है और ये स्पेस घेरता है या कुछ ना कुछ जगह घेरता है। तो मैं मैटर की डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो एनी ऑब्जेक्ट विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ये है मैटर की डेफिनेशन। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता हो और वो स्पेस घेरता हो। आई होप आपको समझ में आ गया मैटर क्या चीज़ है। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट है वो सभी मैटर है। अब है मैटर में एक वर्ड काम में आया है हमारे, मास। ये मास क्या चीज़ है? मास की बात करेंगे हम तो मास है ऑब्जेक्ट, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट में मैटर की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं मास। यानी हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, वो है हमारा मास। मैटर की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, वो है हमारा मास। तो मास की यूनिट की बात करूं मैं, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ये सब क्या है? मास की यूनिट। तो आई होप आपको मास समझ में आ गया होगा, मैटर समझ में आ गया होगा। मास की अगर मैं बात करूं तो मास एक कांस्टेंट राशि है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है मास किसी भी जगह पर जाने पर चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आपका मास 75 kg है तो वो 75 kg ही रहेगा, चाहे से आप अर्थ पर हो या मून पर चले जाओ, आपका मास 75 kg ही रहेगा। तो ये है हमारा मास। तो मास में एक चीज़ और लिख सकते हैं हम, मास इज ए कांस्टेंट एंटिटी, यानी मास हमारा क्या है? कांस्टेंट है। अब एक बात और करेंगे हम, मास हमने स्टडी कर ही ली तो हम एक चीज़ और देखेंगे, वेट। आप जनरली बोलते हो कि मेरा वेट 75 kg है, तो आप ये बिल्कुल गलत बोलते हो। वेट एक अलग चीज़ है मास से, मतलब वेट और मास, वेट
और मास बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। वेट और मास बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो मास इक्वल नहीं है तो फिर वेट क्या चीज़ है? तो वेट है कि किसी ऑब्जेक्ट का कुछ भी मास है उस पर अगर कोई फोर्स लग रहा है, यानी एक प्रकार से फोर्स है हमारा वेट। वेट क्या है? एक फोर्स है। किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटेशन के कारण। किस पर? मास है किसी ऑब्जेक्ट का उसके उस पर। तो ये मेरा मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अर्थ के कारण इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। उस गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? हमारा वेट। तो वेट को मैं बोलूं किसके कारण है? ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशन के कारण किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका कुछ ना कुछ मास है। तो मैं इसका वेट लिखना चाहूं तो वेट बराबर मास गुणा ग्रेविटेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के मास को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ग्रेविटेशन के साथ, ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, तो मेरा निकल के आ जाएगा वेट। वेट की इकाई होती है न्यूटन। वेट की इकाई होती है न्यूटन। यहां जी की वैल्यू कितनी है? जी की वैल्यू होती है अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी हो गई? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास जो हमारा मास है 75 केजी या 60 केजी, उसको अगर मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरा निकल के आ जाएगा वेट। तो अगर आपको अब कोई भी अपना वेट पूछे कि आपका वेट कितना है, तो आपको बताना है आपका जो मास है उसको जी से मल्टीप्लाई करके जितना भी निकल के आए उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और वो आपका हो जाएगा वेट। और आपका वेट निकल के आएगा न्यूटन में। आ गई बात समझ में? तो अब आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं है कि मास क्या चीज़ है और वेट क्या चीज़ है। दोनों अलग अलग परिभाषाएं हैं या दोनों अलग अलग चीज़ हैं जिसमें वेट अलग है और मास अलग है। अब हम बात करेंगे वेट। क्या वेट एक कांस्टेंट राशि है? तो मैं कहूँगा वेट एक कांस्टेंट राशि नहीं है। कांस्टेंट राशि क्यों नहीं है? मास तो हमारी कांस्टेंट थी, वेट कांस्टेंट राशि क्यों नहीं है? तो आइए अब देखते हैं वेट कांस्टेंट राशि क्यों नहीं है। तो वेट कांस्टेंट राशि इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा मास तो कांस्टेंट है। अब बात करें उससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो ग्रेविटेशन से। ग्रेविटेशन से हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी एम जी। वेट बराबर एम जी। मास मेरा कांस्टेंट राशि। अब ग्रेविटेशन मेरा चेंज होता रहता है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता हूँ। अगर मैं अर्थ से मून पर जा रहा हूँ यानी चंद्रमा पर जा रहा हूँ तो मेरा ग्रेविटेशन चेंज हो जाएगा, तब मेरा वेट अलग हो जाएगा और अर्थ पर मेरा वेट अलग होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि वेट मून पर और वेट अर्थ पर सेम नहीं है। आगे बात समझ में? किस लिए सेम नहीं है? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग है चंद्रमा पर और गुरुत्वीय त्वरण का मान अर्थ पर अलग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा वेट का और मास का। अब हम लेके चलते हैं दूसरी एनर्जी। ये एनर्जी क्या चीज़ है? मैटर हमने डिफाइन कर लिया, मैटर में हमने मास देखा और वेट देखा। अब हम देखते हैं कि एनर्जी। एनर्जी क्या चीज़ है? एनर्जी की मैं बात करूं तो अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं, हमने जनरल डेफिनेशन सबने पढ़ी है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ये है मेरी एनर्जी। एनर्जी को
हम किस प्रकार से रिलेट करेंगे, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे। डिफाइन मैंने कर दिया, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ ना कुछ मास होता है उसको अगर पुश करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ खिसकना स्टार्ट कर देता है। जब हम किसी मास वाले ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह की तरफ पुश करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होती है। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी एक प्रकार से, एनर्जी भी मैटर की तरह ही क्या है, एक हमारा यूनिवर्स का एंटिटीज़ है, यानी ये यूनिवर्स की एक एंटिटी है, एंटिटीज़। एनर्जी, एनर्जी कई प्रकार की हो सकती है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब क्या है, एनर्जी के प्रकार हैं। अब एनर्जी के लिए एक तरह से एक वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। कौन से? आइंस्टीन। आइंस्टीन ने एनर्जी को रिलेट किया था, एनर्जी को बताया था मास के साथ रिलेट किया था इसको। तो उन्होंने बताया था E बराबर mc² का एक फॉर्मूला दिया था, मतलब एनर्जी को मास के साथ इन्होंने रिलेट किया था और फॉर्मूला दिया था E बराबर mc²। या m है ऑब्जेक्ट का मास, c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, E का बराबर है एनर्जी। तो m बराबर मैं लिखना चाहूँ तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, c बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट। जो आपको पता है अर्थ पर लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये दिया था आइंस्टीन ने एनर्जी का फॉर्मूला। अब ये एनर्जी और मैटर को न तो हम तोड़ सकते हैं न ही बना सकते हैं, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न ही बनाया जा सकता है। इन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित किया जा सकता है। तो इस तरह से मैटर के लिए भी बोल सकते हैं और एनर्जी के लिए भी। इन्हें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन्हें न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और न ही कंपोज कर सकते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, तो ये थी हमारी एनर्जी। आई होप आपको एनर्जी समझ में आ गया होगा। अब एनर्जी की कुछ यूनिट्स होती हैं। एनर्जी की यूनिट्स होती हैं जूल, कैलोरी, अर्ग, ये सब क्या है, एनर्जी की यूनिट्स। अब मैं बोलना चाहूँ कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो मैं बोलूँगा 10⁷ अर्ग। कैलोरी बोलना चाहूँ तो कैलोरी होती है 0.24 कैलोरी। तो एक जूल में 10⁻⁷ अर्ग होते हैं और कैलोरी होती है 0.24 अर्ग। इससे आप किसी भी को भी एनर्जी की यूनिट को चेंज कर सकते हो। जैसे मेरे पास 5 जूल है, इसको मुझे अर्ग में कन्वर्ट करना है, तो अर्ग कितने हो जाएंगे, 5 × 10⁷ अर्ग। कैलोरी में चेंज करना है तो 5 × 0.24 कैलोरी। तो ये इस तरह से यूनिट चेंज हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री अच्छे से समझ आ रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं और इसे अच्छे से पढ़ें, ताकि आपकी जो आने वाली परेशानियां हैं, जो आप आगे जाओगे स्टडी करोगे केमिस्ट्री की, आपको ये बेसिक नॉलेज का बहुत होना ज़रूरी है। अगर आपको बेसिक नॉलेज की थोड़ी बहुत भी कमी रह गई तो आप आगे जाकर परेशानी में पड़ सकते हो। आप आगे जाकर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को
दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन आसानी से टाइम टू टाइम मिलते रहें। हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो आज बहुत टाइम बाद आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बाय बाय, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।